गुड इवनिंग बच्चों। दी एंटर एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 की बातें करें तो आप अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज चैप्टर का आखिरी दिन है। आज हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 3 सेक्शन बचे हुए हैं इस चैप्टर में, सेक्शन 136, 137 एंड 138। आज जितना भी टाइम लगे आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नया कुछ नहीं शुरू करेंगे हम लोग। और आप आज और कल मिला के अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। रिवीजन में आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिविडेंड हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनी हो गया और डिपॉजिट हो गया। 4 चैप्टर। 5वां चैप्टर मंडे को शुरू करेंगे हम लोग, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ऑडिट एंड ऑडिटर्स शुरू करेंगे इसी टाइम 9 बजे रात को, और सुबह में 11 बजे हम लोग शुरू करेंगे चार्ज। हम लोग सुबह 11 बजे शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, और हम लोग जो है शाम को पढ़ेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो इस तरीके से 2 चैप्टर्स अगले वीक में कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे हम लोग, और वो दोनों चैप्टर मिला के 15 नंबर का तो कंपल्सरी बेसिस पे आता ही है। तो आज 3 सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, 136, 137 एंड 138। हाँ बेटा, यशराज जी देखिए आप YouTube पे। तो सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा बैच फ्री नहीं है। अगर आप लॉ का एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कोर्स कर रहे हैं तो टॉपर्स के ऐप में आपको 1100 में ये पूरा एक्सेस मिलेगा। अभी तो क्लासेस YouTube पे जा रही हैं, लेकिन अगर आप ऐप में क्लासेस लेते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छा है, आपके पास सेव हो जाएगा और फ्यूचर में भी आपके लिए रहता है, ये फायदा होता है। तो चलिए 3 सेक्शन को कंप्लीट किया जाए जितना जल्दी हो सके। सबसे पहले सेक्शन 136 में हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सर्कुलेशन। तो सबसे पहले कॉपी ऑफ फैब 3। कॉपी जो है फैब 3 का, फैब 3 क्या होता है बेटा? फैब 3 होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफ, ए हो गया ऑडिटर रिपोर्ट, बी हो गया बोर्ड रिपोर्ट। फैब 3 सर्कुलेट होगा 21 डेज बिफोर एजीएम। फैब 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फैब 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट। एजीएम से 21 दिन पहले किसको किसको सर्कुलेट करना है? मैड लोगों को। मैड मतलब मेंबर्स, ऑडिटर, डायरेक्टर, डिपॉजिट ट्रस्टी और पर्सन इंटाइटल्ड को 21 दिन पहले आपको फैब 3, एजीएम के 21 दिन पहले फैब 3 मैड लोगों को आपको भिजवाना है। शॉर्टर नोटिस भी वैलिड है। अगर अप्रूव कर देंगे मेंबर्स जो मेजॉरिटी इन नंबर्स हैं, होल्डिंग 95% ऑफ शेयर कैपिटल और 95% ऑफ वोटिंग पावर। मेजॉरिटी मेंबर जिनके पास 95% शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर है, अगर वो अप्रूव कर देंगे तो 21 दिन से कम में भी हम भेज सकते हैं, ये सर्कुलेट कर सकते हैं। और अगर सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो एजीएम से 14 दिन पहले आपको फैब 3 मैड को सर्कुलेट करना होगा। फैब 3 क्या है भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। मैड मतलब मेंबर्स को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को, डिपॉजिट ट्रस्टी को और जो भी पर्सन इंटाइटल्ड है, जिनको भी जनरल मीटिंग की नोटिस जाएगी उनको भेजवाना है भैया फैब 3। अगर नोटिस आप जो ये भेजवा रहे हैं, मोड ऑफ सेंडिंग कैसे भेजवाएं? इलेक्ट्रॉनिकली भेजवाना होगा। लिस्टेड कंपनी एंड पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा एंड टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको आपको इलेक्ट्रॉनिकली भेजवाना होगा। और बाकी अदर कंपनियों को आप फिजिकली भेजवा सकते हैं, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या हैंड डिलीवरी।
ऐसी कंपनियां जिनके शेयर डीमेट फॉर्म में है, और अगर डीमेट में नहीं है और शेयर होल्डर राइटिंग में अग्री कर रहे हैं कि हमें भेजवाओ इलेक्ट्रॉनिकली, उनको आपको इलेक्ट्रॉनिकली भेजवाना है। डॉक्यूमेंट ओपन है इंस्पेक्शन के लिए कब? मेंबर इंस्पेक्शन कर सकते हैं या डिपेंडेंट ट्रस्टी कर सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में बिजनेस आवर के दौरान। ठीक है, लिस्टेड कंपनियां जो हैं होल्डिंग्स प्लस सब्सिडरी का भी सब कुछ भेजवाती हैं और वेबसाइट पे डालती हैं, आपको पता है ये बात। तो इसमें मेन यही था कि फैब 3 किसको कितने दिन पहले और क्या शॉर्ट टर्म नोटिस में भी भेजवा सकते हैं और किनको इलेक्ट्रॉनिकली भेजवाना जरूरी होता है। लिस्टेड कंपनी नीड नॉट टू बी सेट एंटायर listed company need not to be said entire annual report but circulate a statement containing salient feature in AOC 3 or AOC 3A in case of Ind AS applicable। लिस्टेड कंपनियां को इंटायर एनुअल रिपोर्ट नहीं करवाना है, कि स्टेटमेंट भेजवाना है जिसमें सैलिएंट फीचर हो AOC 3 में और AOC 3A में, अगर इंड एस उन पे एप्लीकेबल है तो। सेक्शन 137 इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइलिंग करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपसे बोला कि एजीएम हुआ, एजीएम हेल्ड, एजीएम हुआ, तो फैब एजीएम हुआ तो जो फैब 3 था फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एडॉप्ट हुए कि नहीं हुए? बोला हो गए एडॉप्टेड। तो एजीएम होने के 30 दिन के अंदर आप जो है फाइलिंग कर दीजिए। फैब 3 एडॉप्ट हो गया है तो आरओसी के पास 30 दिन के अंदर, एजीएम हुआ वहां से 30 दिन के अंदर फैब 3 फाइल कर दीजिएगा। और नहीं एडॉप्ट हुआ तो अनएडॉप्टेड रह गया एजीएम में और एडजर्न एजीएम में, तो बोल रहा है कि तो ठीक है, अगर अनएडॉप्टेड रह गया तो जो ओरिजिनल एजीएम का डेट था वहां से 30 दिन के अंदर आप आरओसी को प्रोविजनली ही बोल के और सबमिट कर दीजिए, और जब फाइनली एडॉप्ट हो जाए तो एडॉप्टेड कॉपी सबमिट कर दीजिएगा, एडॉप्टेड सबमिट कर दीजिएगा। और एजीएम हुआ ही नहीं तो, एजीएम हुआ ही नहीं तो, एजीएम हुआ, एजीएम हुआ तो फाइनेंशियल एडॉप्ट हो गए तब तो एडॉप्शन के 30 दिन के अंदर, मतलब एजीएम के 30 दिन के अंदर एडॉप्ट हो गए तो एजीएम के 30 दिन के अंदर, नहीं एडॉप्ट हुए तो जो ओरिजिनल एजीएम का डेट था वहां से 30 दिन के अंदर प्रोविजनल सबमिट कर दीजिए, और जो फिर फर्दर एजीएम हो और एडॉप्ट हो जाए तो एडॉप्टेड को भी सबमिट कर दीजिएगा, आप पेनल्टी से बच जाइएगा। और अगर एजीएम ही नहीं हुआ तो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट प्लस रीजन कि क्यों नहीं एजीएम हुआ। जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, मतलब ड्यू डेट था एजीएम का, वहां से 30 दिन के अंदर सबमिट कर दीजिए। विदिन 30 days ऑफ लास्ट डेट या ड्यू डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, फाइल विद आरओसी। बेटा सुनो ना क्या ये बोल रहा है, बोल रहा है कि सुनो, एजीएम हो या ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, फैब 3 एडॉप्ट हो या ना हो, जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था या हो गया वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी को सबमिट करो, गोली मारो। पूरी कहानी में मतलब है आपको 30 दिन के अंदर भैया सबमिट करना है, एजीएम हो गया तो ठीक, फाइनेंशियल एडॉप्ट हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, और एजीएम भी नहीं हुआ तो भी ठीक। मतलब क्या, जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था वहां से 30 दिन के अंदर पूरी कहानी उधर सबमिट कीजिए, बात खत्म।
बच्चा पूछ रहा है कि क्या ये लाइव है? हाँ बेटा लाइव है, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है। एजीएम हो गया तो एजीएम होने के 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल एजीएम हुआ, फाइनेंशियल एडॉप्ट हो गए होंगे, फैब 3 एडॉप्ट हो गया होगा, तो जिस दिन एजीएम हुआ 30 दिन के अंदर आरओसी को सब सबमिट कर दीजिए। एजीएम हुआ लेकिन फाइनेंशियल एडॉप्ट नहीं हुए या एजीएम एडजर्न हो गया, तो जो ओरिजिनल एजीएम का डेट था वहां से 30 दिन के अंदर सब सबमिट कर दीजिए आरओसी। और एजीएम नहीं हुआ तो जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था वहां से 30 दिन के अंदर फैब 3 सबमिट कीजिए आरओसी को, डेट्स इट। मतलब एजीएम हो ना हो, एडॉप्ट हो, फाइनेंशियल ना हो, 30 दिन के अंदर फैब 3 सबमिट करना, यही ना? यस, यू गॉट इट, यस। ठीक है बेटा, फाइल विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, एजीएम के 30 दिन के अंदर एनुअल रिपोर्ट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सब्सिडरी नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया सबमिट करना है। ओपीसी कैन फाइल विद इन 1 ईयर, और बाकी सबको 30 दिन का समय है एजीएम से, ओपीसी को 180 दिन का समय है। ओपीसी कैन फाइल विद इन 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट टू आरओसी। ओपीसी को बोला कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर भी आप सबमिट कीजिएगा तो ठीक है। ओपीसी है 1 पर्सन कंपनी, छोटू कंपनी, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर भी अगर आप सबमिट करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ओपीसी के केस। फाइनेंशियल को सबमिट कीजिएगा एओसी 4 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट होगा एओसी 4 में, और सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट होगा एओसी 4 सीएफएस। सम कंपनीज मस्ट फाइल एक्सबीआरएल, कुछ कंपनियों को बोला कि भैया आपको एक्सबीआरएल फॉर्मेट में, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना है रूल 12 में। किन कंपनियों को एक्सबीआरएल फॉर्मेट में सबमिट करना है अपना फाइनेंशियल? लिस्टेड कंपनी प्लस उनके इंडियन सब्सिडियरी को, लिस्टेड कंपनी प्लस इंडियन सब्सिडियरी को। दूसरा, कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ हो जाए, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ हो जाए, उनको भी एक्सपीआरएल फॉर्मेट में फाइनेंशियल सबमिट करना है। या कंपनी जिनके ऊपर इंड एएस लगता है, या कंपनी जिनके ऊपर इंड एएस लगता है। एक्सेप्शन है बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एनबीएफसी को एक्सेप्शन है, इनको एक्सबीआरएल फॉर्मेट नहीं फॉलो करना। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एनबीएफसी को एग्जम्पशन है, इनको एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइनेंशियल सबमिट नहीं करना। और सेक्शन 138 जिसका नाम है इंटरनल ऑडिट, और सेक्शन 138 जिसका नाम है इंटरनल ऑडिट। किसको इंटरनल ऑडिट कराना है भैया? पहला
तो सारी लिस्टेड, आपको पता है कुछ भी किसको लगेगा, लिस्टेड को तो लगेगा ही लगेगा। तो इंटरनल ऑडिट किनको कराना है बोल रहे, लिस्टेड कंपनी। और अगर कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इनमें से किसी भी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे उसको कराना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट। लिस्टेड कंपनी को तो कराना ही कराना है भैया। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 4 लिमिट है, एक बार आप खुद से पढ़िए तो, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। किनको इंटरनल ऑडिट कराना जरूरी है? लिस्टेड कंपनी को तो भैया इंटरनल ऑडिट कराना ही है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में देखो, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो जाए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, या टर्नओवर 200 करोड़ हो जाए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो जाए या टर्नओवर 200 करोड़ हो जाए या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ हो जाए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग फ्रॉम बैंक या पीएफआई 100 करोड़ हो जाए एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इनको भी इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। तो इनको भी इंटरनल ऑडिट कराना होगा। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड में से इनमें से किसी कंडीशन के होने पे बेटा, ठीक है बेटा। तो आपको मैंने रीड करने बोला, क्या रीड करो कि भैया इंटरनल ऑडिट किनके ऊपर एप्लीकेबल है। आपने लिस्टेड कंपनियों को कराना होगा बेटा इंटरनल ऑडिट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से किसी भी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे इंटरनल ऑडिट कराना पड़ जाएगा। पहला है पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो जाए अगर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो जाए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो या टर्नओवर 200 करोड़ हो जाए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो, और नहीं तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ हो जाए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो, या आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पीएफआई 100 करोड़ हो जाए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट में 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और लोन वगैरह 100 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़, 4 लिमिट है। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़,
टर्नओवर 200 करोड़ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंस, वो दोनों ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50, 200, 2500, 4 गुना 50, 200, 2500, तो इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। और तीसरा है बेटा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में दो में से कोई कंडीशन, प्राइवेट कंपनी में आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग फ्रॉम बैंक पीएफआई 100 करोड़ हो जाए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या टर्नओवर 200 करोड़ हो जाए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वैसी प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना होगा। Who can be the internal auditor? कौन होगा बेटा इंटरनल ऑडिटर? कोई भी हो सकता है, CS, CS, CMA, कोई भी हो सकता है, CS, CS, CMA, उसके पास COP हो या ना हो, वो एम्प्लॉय हो या ना हो, कोई भी हो सकता है इंटरनल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको पढ़ना है सेक्शन 139 से। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट की बातें करता है। उसने कहा कि भैया इंटरनल ऑडिट किनको कराना होगा, तो हमने कंपनी को 3 कैटेगरी में बांट दिया। लिस्टेड कंपनी को कराना होगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन, चारों में से कोई भी कंडीशन मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या ज्यादा ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर 200 करोड़ या ज्यादा ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक या पीएफआई 100 करोड़ या ज्यादा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वैसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है। और प्राइवेट कंपनी में दो ही कंडीशन है, आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ या उससे ज्यादा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या टर्नओवर 200 करोड़ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको कराना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है? CS, CS, CMA, कोई भी हो सकता है, COP हो या ना हो, वो एम्प्लॉय हो या ना हो, वो इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में मंडे को शुरू करेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर, जिसमें सेक्शन 139 टू 148 का रेंज कंप्लीट करेंगे। आपका काम है इस वीक में आपने अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर पढ़ा है और डिपॉजिट, तो आपको आज और कल मिला के अकाउंट्स ऑफ कंपनी और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है इस वीक में। अगले वीक में हम 2 चैप्टर का टारगेट रखेंगे, ऑडिट, ऑडिटर और चार्जेस। तो चलिए तैयारी को बरकरार रखें, कल फिर आपसे 9 बजे कल लें, आपसे कल परसों मुलाकात होगी। कल की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन भी CSR के कराना चाहते हैं, तो हम लाइव होके करा देंगे आपको, शेड्यूल के अनुसार नहीं भी तो हम आपको लाइव होके करा देंगे। CSR के मुझे कुछ क्वेश्चन आपको दिखलाने हैं तो हम करा देंगे। आप एक काम मेरे लिए करके रखिए, इस वीक में जो 2 चैप्टर पढ़े हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कंप्लीट कीजिए। चलिए, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका टाइम इसलिए बहुत कीमती है कि जनवरी में हमें पास होना है। तो कल फिर आपसे परसों मुलाकात होगी मंडे। कल तक जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स और डिपॉजिट, 4 चैप्टर को अच्छे से निपटाइए। मंडे को ऑडिट, ऑडिटर के साथ मिलते हैं और चार्ज के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। गुड नाइट, थैंक यू।